हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा सिद्दीकी। कल हमने अपने 3.1 यूनिट 3 के 3.1 की बात करी थी। उसमें हमारा टॉपिक क्या था? उसमें हमारा टॉपिक था इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी देन मेंटल रिटार्डेशन। कुछ भी किसी भी नाम से हम इसे पुकार सकते हैं, बट प्रेजेंट में इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी टर्म चल रहा है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डेफिनेशंस देखी थी, देन उसका हमने क्लासिफिकेशन देखी थी। अब हम बात करते हैं इसकी आज करेक्टरिस्टिक्स या लक्षण की। आज अपने टॉपिक की बात करें तो क्या है? करेक्टरिस्टिक्स या लक्षण है किसके? IDD, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के। फर्स्ट में देखूं, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? शारीरिक न्यूनता। शारीरिक न्यूनता में क्या होता है? मानसिक मंदित व्यक्तियों में शारीरिक ढांचे भी कुछ हद तक क्या है? अलग पाए जाते हैं। हमने अब तक बात की थी कि इनके फिजिकल स्ट्रक्चर पे कम फर्क पड़ता है किसकी अपेक्षा? उनके मेंटल लेवल की अपेक्षा। जो उनका जहाँ पे समस्या गड़बड़ी होती है वो कहाँ पे होती है? वो सिर्फ उनके फिजिकल लेवल पे होती है। बट कुछ कंडीशन में क्या होती है, जो कुछ एसोसिएटेड कंडीशन होती हैं अपनी IDD की, तो उसमें क्या है, जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित होता है। किस तरह से? इस प्रकार के व्यक्तियों का कद नाटा, छोटा, पैर छोटे, छोटा सा सिर बड़ा, नाक चपटी, होठ मोटे व भद्दे, दांत टूटे फूटे, उबड़ खाबड़ होते हैं। इनकी चमड़ी जो होती है, जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा रूखी होती है। इसके अलावा गुणसूत्र विषमताओं वाले जो बच्चे, हमने बात करी थी इससे पहले, हमने जब उनका जो मेडिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने गुणसूत्र विषमताओं के बारे में पढ़ा था। तो जो बच्चे कुछ गुणसूत्र विषमताओं के कारण जिनका डिसेबल्ड होते हैं, उन्हें हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो वो तब बच्चे भी, और वो हमारी मानसिक मंदता की एसोसिएटेड कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होती है? बच्चे जो हमने अभी इनके लक्षण पढ़े इस तरह के देखने को मिलते हैं। बात करें धीमी प्रतिक्रिया। धीमी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ये जो बच्चे होते हैं, जो आप इनसे कुछ कह रहे हो, उनका रिएक्शन माल देखते हैं। हमने इन बच्चों से कुछ कहा, उसके पलट के इन्होंने क्या दिया? अपना रिएक्शन रिस्पॉन्स दिया। तो इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो होता है। इसमें एक हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या बात कही जा रही है। कि धीमी प्रतिक्रिया, आपने बोला कि बच्चे किसी काम में व्यस्त हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कलरिंग वगैरह की, आपने बोला बस स्टॉप, रुक जाओ यहाँ पे। तो उस चीज़ को क्या है, जिस टाइम आपने बोला है उस टाइम वो चीज़ तो कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई इसे रोकना है, नहीं तो उसके कोई कुछ टाइम के बाद वो उस अपनी एक्टिविटी को क्या है, बंद कर देते हैं। या फिर आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया, कुछ सवाल किया, कुछ खाने पीने के, उसके बारे में सोचेगा, उसके फ़ौरन वो रिप्लाई नहीं देता, वो कुछ टाइम के बाद उस चीज़ का रिप्लाई देता है। इसके बाद बात करें हम स्पष्टता का अभाव, मतलब लैक ऑफ क्लियरिटी। क्या है ये अपनी चीज़ में, किसी भी चीज़ में क्या है, क्लियर नहीं है कि इन्हें क्या चाहिए। जैसे हम इन्हें कोई 2 एक्टिविटीज़ दे दें, 2 एक्टिविटीज़ को चूज़ करने में से कि आप एक एक्टिविटी चूज़ कर, तो बच्चे क्या है, इन्हें नहीं पता कि हमें उस ऑन द टाइम, उस टाइम पे हमें क्या चाहिए। तो क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं अपनी चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं सीखने में धीमापन। हमने बात करी कि जो IDD वाले बच्चे होते हैं, इनका डेवलपमेंटल जो होता है वो डिले होता है। जब उनका डेवलपमेंटल जो इनका विकास चल रहा है वो धीमा चल रहा है, तो इनकी जो सीखने की जो क्षमता होगी वो भी धीमी ही होती है। तो किसी भी चीज़ को सीखने में क्या बहुत टाइम लगाते हैं और उसे जल्दी भूल भी जाते हैं अगर उस चीज़ को इनकी प्रैक्टिस में ना लाया जाए तो। उसके बाद है निर्णय लेने की क्षमता में करी, मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या है, इन्हें समस्या आती है। अभी हमने ऊपर एक बात करी, जैसे एक एग्जाम्पल के सामने बारिश पड़ी है, सामने एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है, आसपास जगह है, स्पेस है, बट वो गड्ढा बीच में है रोड। तो अगर बच्चा चलते चलते बीच में चल रहा है, वो चलते चलते उस गड्ढे के पास आके रुक गया, तो वो सोचने में ध्यान लगाएगा कि मुझे गड्ढा किस तरह से पार करना है। वो साइड होके नहीं निकलेगा कि साइड होके भी निकल सकते हैं, दाएं या बाएं, हमें क्या है, वो उस गड्ढे को किस तरह से उसे पार करना है, उस ओवरब्रिज जाके वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा। और अपने निर्णय लेने में कमी, उसकी क्षमता नहीं पाती कि मुझे इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें एकाग्रता का अभाव। एकाग्रता का अभाव मतलब इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते एक चीज़ पे एक वक्त में। अगर ये अपने कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बाहर से इन्हें किसी बच्चों की आवाज़ आई है, क्लास में कोई एंटर करता है, तो फ़ौरन ही अपनी एक्टिविटी को छोड़ के क्या कर सकते हैं, दूसरे पे अपना ध्यान लगा देंगे।
हाँ, फिर पढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा जल्दी गुस्सा आना या संतुलन खो बैठना। ये जो बच्चे हैं इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, और लूज़ करने के बाद, अपना टेम्पर लूज़ करने के बाद इसे कुछ अजीब हरकतें करना, अपना आपा खो बैठना है, संतुलन खो बैठना, दौड़ दौड़ से चिल्लाना, रोना, चीखना, खुद को मारना, दूसरों को मारना, ज़मीन में लेट जाना, दरवाज़ा पटकना, पैरों को ज़मीन में पटकना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये अपने गुस्से में करने लगते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, हम याद करें, याद रख पाने में कभी, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि बच्चे क्या है, इन्हें सीखने में समस्या होती है, सीखने में धीमापन होता है। तो जब चीज़ें सीखते बहुत धीरे धीरे हैं और क्या है, फिर इन्हें याद रख पाने में भी कमी होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं कि पूरे वीक बच्चे ने, हम बच्चे को किसी स्किल पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, उस प्रैक्टिस में किसी वक्त एक बीच में एक टाइम आता है कि बच्चा किसी कारण में छुट्टी जाता है, संडे होता है, कुछ अदर उसकी इमरजेंसी होती है, तो उस कारण जो हमने बच्चे को पूरे एक हफ्ता प्रैक्टिस कराई, उस एक दिन जो प्रैक्टिस नहीं हो, जिस दिन बच्चा नहीं आया था, तो उसके बाद जो बच्चा अन्य दिन अलग नेक्स्ट डे आता है ना, तो बच्चा क्या हो सकता है, चीज़ों को भूल सकता है, या फिर उसमें क्या है, जो हमने लेवल हमने बच्चे का छोड़ा था उसमें बीच में कुछ कमी आ सकती है। उसके बाद कह रहे हैं हम विकास में देरी। हमें पता है जब बच्चे का डेवलपमेंट डिले है, उस पर ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है, तो बच्चे का क्या है, यहाँ पे विकास देर से होता है। ये हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात कर रखी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इनकी बात कर रखी है कॉजेस की, कि क्या कारण हो सकते हैं इनके। हमने बात करी कि जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं और ओवर डिसेबिलिटीज़ में कुछ कुछ अंतर कारण का पाया जाता है, बट मोस्टली सबके सिमिलर कारण हो सकते हैं। फर्स्ट हमने बात की थी कि वंशानुगत और वातावरणीय जो हमारे कारण होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वंशानुगत मतलब आनुवंशिक, और उसके बाद पढ़ते हैं हम वातावरणीय इन्वायरमेंटल फैक्ट कॉजेस। वंशानुगत हमने पढ़ा था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कोई भी चीज़ प्राप्त हो रही है अपनी पीढ़ियों से, वो चीज़ें हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो गई, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वंशानुगत। चाहे वो कोई डिसेबिलिटी हो या फिर कुछ अन्य चीज़ें, वो सब क्या है हमारा, वो हमारा वंशानुगत की या आनुवंशिकता के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करें वातावरण। वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है बच्चे को दिव्यांग होने में, हम उनको देखते हैं कि वातावरण जो हमारा प्रभावित करता है उसे कई प्रकार में बांट दिया जाता है। तो इसका फर्स्ट है हमारा गर्भधारण के पूर्व के कारण। जिस टाइम गर्भधारण कंसीव नहीं हुआ है उससे पहले भी ऐसे कौन से कारण हैं जो बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे चल के फ्यूचर में दिव्यांग हो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्टली माँ की आयु। हमने पहले भी बात करी है कि माँ की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष का बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कंसीव करने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। तो माँ की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस टाइम वो गर्भ धारण करने का प्लान कर रही है। नेक्स्ट बात करूं, गर्भावस्था से पूर्व माता का कुपोषित होना या स्वास्थ्य संबंधी समस्या। क्या है, गर्भावस्था से पूर्व अगर माँ के खान पान में किसी प्रकार की कमी है तो क्या है, अगर वो किसी प्रकार से कुपोषित है तो इस कंडीशन में अगर वो कंसीव करती है तो क्या हो सकता है, बच्चा कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर समस्या हो सकती है, बच्चा दिव्यांग हो सकता है ना। उसके बाद बात करें दुर्व्यसन, मतलब किसी प्रकार का अगर कोई लेडी है जो कंसीव करेगी वो किसी प्रकार का नशा करती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई कुछ अन्य तरह की चीज़ है, या फिर उसे कोई ड्रग्स मेडिसिन लेने की आदत है। कुछ लोग नींद की गोलियां खाते हैं, दर्द की गोलियां खाते हैं विदाउट एनी कंसल्ट, डेली बेसिस पे खाते हैं। तो इस तरह की समस्या अगर किसी के साथ है तो बच्चा क्या हो सकता है, इन फ्यूचर दिव्यांग हो सकता है, जिसका इन फ्यूचर बेबी पैदा होगा। नेक्स्ट बात करें गर्भावस्था के समय, मतलब यहाँ बात कर रही जा रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या कारण हो सकते हैं जो बच्चे को दिव्यांग बना सकते हैं। फर्स्ट है हमारा गर्भावस्था के दौरान संक्रमण। तो जब बात यहाँ पे की जाएगी गर्भावस्था के दौरान जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी माता के साथ होंगी, तो माता का किसी प्रकार का संक्रमण होना कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के समय। नेक्स्ट बात करें गर्भावस्था में किसी प्रकार की बीमारी का होना, माता की मानसिक स्थिति अगर माता को किसी प्रकार का, जो लेडी कंसीव कर रखा है उसने क्या है, उसे किसी प्रकार का कोई सदमा है, कोई टेंशन है, तो इस तरह की चीज़ों से क्या है उस टाइम पे उसे बचाना चाहिए। गर्भवती महिला का दुर्घटनाग्रस्त होना, देखो दुर्घटनाग्रस्त होना, उसको कोई भारी सामान नहीं उठाने देना चाहिए, कुछ उसे संभल के चलना चाहिए, कहीं गिरना नहीं चाहिए, उसे क्या है अपना फुल ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में वो गिरती है, उसके गर्भाशय पर चोट लगती है तो उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, बेबी पे पड़ेगा।
अनावश्यक दवाओं का सेवन, हमने अभी ऊपर ही बात करी कि ऐसी लेडीज़ जो दर्द में नींद की गोली नींद नहीं आती तो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ खाती हैं और स्वयं से बिना डॉक्टर की कंसल्ट के डेली बेसिस पे, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, बेबी के लिए ख़राब हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। विकिरण का प्रभाव, डॉक्टर की कंसल्ट में जब भी हम देखते हैं हमें बात मालूम है कि जब फर्स्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें डॉक्टर एक्सरे नहीं कराता, तो फर्स्ट के 3 मंथ में क्या करना चाहिए, एक्सरे नहीं करना जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो विकिरण होते हैं, जो उसकी किरणें होती हैं, वो क्या प्रभाव करती हैं, वो बेबी पे प्रभाव डालती हैं, वो बेबी को इफेक्ट करती हैं। तो जब भी पहला एक्सरे होता है वो आफ्टर 3 मंथ होता है। गर्भपात का प्रयास, अगर लेडी की जो प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड है और बच्चे को वो अबॉर्ट करना चाहती है तो वो अबॉर्ट कैसे करे, अबॉर्ट वो डॉक्टर से कंसल्ट करके करे, स्वयं से कोई दवाई ऐसी ना खाए जो बच्चा अगर अबॉर्ट नहीं होता बाई चांस तो वो बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट बात तो करें माता को दौरे आना। माता को दौरे आना कि जब फिट्स आते हैं, एक मिर्गी के दौरे, बहुत तरह के दौरे होते हैं, अगर गर्भावस्था के दौरान माँ को दौरे आ रहा है तो वो कंडीशन कहाँ जाएगी, वो कंडीशन बेबी को इफेक्ट करेगी। उसके बाद करें जटिल गर्भ का होना, मतलब कि ट्विंस होना या फिर 3 बच्चा, हम लोग देखते हैं ना कि एक बच्चा ट्विंस होते हैं, उससे ज़्यादा भी संख्या बढ़ती रहती है बच्चों में। अगर जो लेडी कंसीव कर रखी है उसका ट्विंस या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या है, उस कंडीशन में बच्चे का इफेक्ट होने का खतरा रहता है, क्योंकि जो लेडी होती है वो जो खाती पीती है, वो जिस तरह से अपना खाना पीना ग्रहण करती है वो बराबर बराबर हर बच्चे की तरफ पास नहीं पहुंच पाता और कुछ ना कुछ बच्चे में कमी रह जाती है। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी रहना, जो हम लेडी के जो नाभि नाल होता है वो नाभि नाल क्या होता है, किसी कारणवश बच्चे के गले के आसपास लिपट जाता है, लिपटने के कारण क्या, बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। पोषाहार में कमी, जिस टाइम लेडी ने कंसीव कर रखा है तो उसके खान पान में पूरा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बात करें जन्म के समय के कारण, जिस टाइम बच्चे का बर्थ हो रहा है उस टाइम कौन कौन सी कारण बच्चे को इफेक्ट कर सकते हैं जो डिसेबल्ड होता है। फर्स्ट बात करें हम कठिन व लंबी प्रसव पीड़ा कि जब बच्चे का माता का लेबर पेन स्टार्ट हुआ है वो बहुत लंबे समय में और बहुत कठिन है, मतलब कि वो 1 हफ्ते से चल रहा है, 4-5 दिन से चल रहा है, वो नॉर्मल नहीं है ये कंडीशन। उसके बाद हम बात करें गर्भ का अपरिपक्व अवस्था में अलग होना कि किसी कारणवश माँ को चोट लगी तो बच्चे का क्या, प्री मैच्योर डिलीवरी कराना। प्री मैच्योर डिलीवरी क्या कहती है, ऑन टाइम से पहले, मतलब हमें सबको मालूम है कि जो एक डिलीवरी का टाइम है वो 9 मंथ रहता है, बट किसी कारणवश लेडी की जो डिलीवरी है वो 7-8 मंथ में करा दी जाए तो उसमें क्या हो सकता है, वो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे की जो कंडीशन होगी वो थोड़ी ख़राब रहेगी क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट टाइम है वो पूरा उसे नहीं मिल पाया है। उसके बाद करें प्रसवोत्तर चोट का आघात, जिस टाइम बच्चे का डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चे का बर्थ हुआ तो उस कंडीशन में बच्चे को किसी प्रकार से हार्म होना, चोट लग जाना। ऑक्सीजन के संबंधी कारण, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब गर्दन के आसपास नाभि नाल लिपट जाती है तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। नाभि नाल के लपेटना सेम हमने भी बात डिस्कस कर रखी है। उसके बाद हम बात करें प्रसव के समय की सावधानियाँ कि प्रसव के समय जिस टाइम डिलीवरी हो रही है उस टाइम बहुत सावधानी, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से डिलीवरी करनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन वगैरह सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ही डॉक्टर से सलाह मशवरा करके डिलीवरी करानी चाहिए, डिलीवरी कभी घर पर नहीं करानी चाहिए। उसके बाद करें जन्म के दौरान दौरा, अगर बच्चे का जिस टाइम बर्थ हुआ है उस टाइम बर्थ होने के साथ साथ ही बच्चे को दौरा आ रहा है तो वो कंडीशन भी क्या है, हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें प्रसव के बाद के कारण, जिस टाइम बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है उस टाइम कौन कौन से कारण हैं जो इफेक्ट करेंगे बेबी को। नवजात शिशु का पीलिया का होना, दुर्घटना किसी कारणवश डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के बाद क्या हुआ, बच्चों का दुर्घटना, वो उसका गिर जाना, उसका किसी प्रकार से उसे टाइट करके बच्चे को पकड़ लेना, कुछ अन्य कारण जो भी हो सकते हैं। उसके बाद बुखार संबंधी कारण कि बच्चे को भाई क्या है, बुखार आया और बुखार उसका मस्तिष्क पे चढ़ गया तो ये क्या है, कंडीशन बहुत हानिकारक हो सकती है। उसके बाद कुपोषण के बच्चे को ठीक प्रकार से उसका पोषण ना मिल पाना, वो बच्चे के कुपोषण की स्थिति कर सकती है। तो बच्चे के जो 2 साल तक का आफ्टर बर्थ टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है बहुत। उसके बाद दौराना मिर्गी का ये भी हमने ऊपर डिस्कस करा। अभी हमने कारण पढ़े कि बौद्धिक दिव्यांगता के क्या क्या कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार से प्रबंध कर सकते हैं। बौद्धिक अक्षमता के रोकथाम के साथ साथ ही उसका समुचित प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। इसका प्रबंधन कई अवस्थाओं में किया जाता है, साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से समायोजित करने के प्रयास को सफल कर सकते हैं।
अगर हम क्या है, अगर हम रोकथाम कर रहे हैं, रोकथाम के साथ साथ अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करेंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं शैक्षणिक प्रबंधन, मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को शिक्षण हेतु विशेष विद्यालय, समावेशित विद्यालय का प्रावधान है तथा गृह आधारित प्रशिक्षण तथा ब्राह्मणकारी शिक्षकों के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है। बच्चों की आवश्यकता एवं क्षमता योग्यता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। कक्षा में बच्चों की संख्या एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए कौन सी एजुकेशन है, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन है। स्पेशल एजुकेशन हमें स्पेशल स्कूल या फिर हमें इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव स्कूल में मिलती है। जो बच्चे हमारे पूरे दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनके लिए क्या गृह आधारित प्रशिक्षण की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसमें क्या बात कर रखी है, ऐसे बच्चों के लिए उनकी क्षमता और उनकी योग्यता को देखते हुए एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं IEP, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। उसमें एक पर्टिकुलर बच्चे की नीड और उसकी लेवल के हिसाब से उसे ट्रेन किया जाता है। आगे बात करें, बाधा मुक्त वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में क्या होता है, हम पढ़ें, बच्चों की शारीरिक क्षमता के अनुसार उनके रहन सहन के स्थान, उनके प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के ढांचे में सुधार तथा उनके वातावरण को उनके योग्य बना सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त वातावरण का निम्नलिखित आधार पर प्रबंधन किया जाना चाहिए। क्या, जब उनके शारीरिक स्तर, जो बच्चे जो फिजिकल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, तो क्या है, उनके आने जाने में, उनके रहन सहन में जो चीज़ें बाधा दे रही हैं, जो चीज़ें बैरियर क्रिएट कर रही हैं, उन चीज़ों को हमें बच्चों के लेवल के हिसाब से क्रिएट करना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या क्या बात कर रखी है यहाँ पे। फर्स्ट इन्होंने बात कर रखी है गृह प्रबंधन, मतलब होम मैनेजमेंट। घर के अंदर चौखट नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या है, चौखट के हम लोग देखते हैं दरवाज़ा लगा होता है, दरवाजे के ऊपर एक चौखट होती है जो फर्श से थोड़ी ऊपर होती है। अगर ऐसे बच्चे हैं जो व्हीलचेयर बाउंड्री है, अगर वहाँ पे चौखट लगी हुई है तो वो बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आ जा नहीं सकते। वो उनका क्या है, वो जो चौखट है उनके लिए वो बैरियर क्रिएट कर रही है। कमरे की ऊंचाई समान हो, किसी भी प्रकार का फर्नीचर नुकीला ना हो, घर में घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। क्या है कि जो फर्नीचर रूम्स हैं हमारे सब, वो क्या है, सब एक सेम लेवल में होना चाहिए। जो कोई भी फर्नीचर है वो बच्चों को देखते हुए बनाया जाना चाहिए, किसी प्रकार का नुकीला निकला हुआ ना हो, ताकि जो बच्चों को हार्म कर सके। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्यावसायिक स्थल। व्यावसायिक स्थलों जैसे बाजार में, कार्यालय में क्या है, रैंप का निर्माण करना चाहिए। जो लोग व्हीलचेयर बाउंडेड होते हैं, वो जीना, जो सीढ़ियाँ होती हैं वो नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए काय का निर्माण होना चाहिए, रैंप का निर्माण होना चाहिए। बाथरूम की चौड़ाई पर्याप्त हो। विद्यालय एवं अस्पतालों में भी, जो हम बच्चा अस्पताल, जहाँ जहाँ बच्चा जाता है, चाहे वो उसका अस्पताल हो, उसका घर में तो होता ही है, विद्यालय हो, तो वहाँ पे क्या है, जो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, अगर बच्चा व्हीलचेयर बाउंडेड है तो उसका स्पेस इतना होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, बच्चे की व्हीलचेयर चली जाए बाथरूम वगैरह के अंदर। ठीक है, तो यहाँ बात हमारी समझ में आई। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बात कर रखी है, उचित यंत्रों एवं उपकरणों का प्रबंधन। वो किस प्रकार से यंत्र और उपकरणों का प्रयोग करके बच्चों की, जो हम बैरियर बच्चों की लाइफ में आ रहा है, उसे हम दूर कर सकते हैं। अक्षम बालकों के अनुसार किसी वस्तु में परिवर्तन करना हो तो उनकी योग्यता के अनुसार करें। इसके साथ ही बैसाखी, कैलिपर, व्हीलचेयर, वॉकर आदि आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बौद्धिक अक्षम बालक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा क्षमता का प्रभाव कम किया जा सके। जो बच्चा जिस डिसेबिलिटी का है उससे रिलेटेड क्या है, उसे अप्लायंसेज, जो उसके उपकरण हैं, यंत्र हैं, वो प्रोवाइड करने चाहिए। अगर कोई फिजिकल रिलेटेड बच्चा है तो उसे क्या, उसकी बैसाखी, कैलिपर, व्हीलचेयर, वॉकर आदि की व्यवस्था उसके लिए करानी चाहिए। अदर डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो उसे अडल्ट डिसेबिलिटी के हिसाब से उसके लिए हमें के यंत्र और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। बात करें व्यावसायिक प्रबंधन, यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, ठीक है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य उन्हें जीवन यापन योग्य बनाना होता है। जब हमने बात करी कि हम ऐसे बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, हम उन्हें स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या है, उनके व्यवसाय पे भी काम किया जाता है। जो बच्चे की रुचि होती है, बच्चे की क्षमता होती है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए हम उनका व्यवसाय चूज़ करते हैं, ताकि बच्चे अपना क्या कर सकें, आगे का अपना जो जीवन यापन है वो स्वयं से कर सकें, बिना किसी बैरियर के समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकें।
सामाजिक प्रबंधन में क्या बात कर रखी है इन्होंने, बौद्धिक अक्षम बालकों को समाज में समायोजित करने के लिए सामाजिक क्रियाओं में परिवर्तन करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यहाँ सीधी सी बात करी जा रही है। ऊपर हमने बात की कि बच्चे को किस तरह से समाज में जीना है, तो उसके लिए हमें बच्चे को एजुकेशन और उसका वोकेशनल जो व्यवसायिक है वो दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए बच्चे के लेवल एंड देन उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करी है कार्यात्मक प्रबंधन। इसके अंतर्गत बौद्धिक अक्षम बालकों के कार्यात्मक कौशलों का प्रबंध करना चाहिए। अगर हमने एजुकेशन पे बात की, उनके वोकेशनल पे बात करी, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने डेली के कार्य भी नहीं कर पाते कार्यात्मक, तो उनको क्या करना चाहिए, जो उनके ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए, उसका उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। वो कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे हमारा शौच करना, भोजन करना, अन्य जो हमारा ब्रश करना, कंघा करना, नहाना धोना, इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें बच्चों का, जो बच्चे अपने इस तरह के कार्य को नहीं कर पाते और वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों को इस प्रकार का भी प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि बच्चा आत्मनिर्भरता अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आज हमने कॉजेस पढ़े एंड मैनेजमेंट पढ़े। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमारा टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है, कल हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।